नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। आज पूरा देश कोरोना संकट के काल से गुजर रहा है, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां लगभग पूरी तरह से ठप हो गई है। लॉकडाउन एक दिन खत्म हो जाएगा, जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन कोरोना के कारण होने वाले कानूनी चुनौतियों के बारे में हमें ज्यादा बात करने के लिए, एक विशेष चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अमित मेहता। श्री अमित मेहता पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग, एमबीए फाइनेंस, लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन, इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट एनआईएमएस मुंबई, मर्जर एंड इक्विजिशन लंदन बिजनेस स्कूल और लॉ मुंबई यूनिवर्सिटी से हैं। आप सक्रिय राजनीति के होने के साथ साथ असाधारण समाज सेवक भी हैं। आप समाज सेवा के प्रकल्प से जुड़ी सामाजिक संस्था जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। जी सर। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले सब जानना चाहते हैं कि एक इंजीनियर, एमबीए, सक्रिय राजनीतिक, समाज सेवक आपके व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाता है। सर, सब ये जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी प्रतिभा, ऐसी कौन सी प्रेरणा रही जिसने आपको प्रेरित किया इन सब के लिए? खैर, मैं आज भी मैं खुद को इंजीनियर ही मानता हूँ, बिकॉज मैंने मेरा कैरियर इंजीनियरिंग से ही शुरू किया था। तो बेसिकली मैं प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ और मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया था। फिर मैंने मैनेजमेंट किया था, 2-3 कंपनी में मैं काम कर रहा था, फेज बाय फेज 2-2, 3-3 साल के अंतर पे। फिर मैंने एमबीए किया लंदन जाके, फिर लंदन बिजनेस स्कूल में मर्जर एक्विजिशन किया। और जब मैं यहाँ पे जब ज्वाइन हुआ तो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में ज्वाइन हुआ, और तब मैंने एक्चुअली लॉ किया। और लॉ से मैं इसलिए प्रेरित हुआ था बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि एज अ लॉयर आई कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारी कंपनीज में इंपॉर्टेंट रोल हम प्ले कर सकते हैं, इसलिए मुझे बहुत मैं आकर्षित हुआ था लॉ के लिए। तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद इसलिए लॉ प्रेफर किया। और ऑफकोर्स ये बहुत लंबा समय, 16 साल तक मैं पढ़ता रहा, इफ यू सी एक्चुअली आफ्टर मेरा 12th के बाद। तो इंजीनियरिंग, देन एमबीए, देन इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट, देन मर्जर एक्विजिशन एंड देन लॉ। तो ऑफकोर्स ये लंबा सफर और एक्सपीरियंस जैसे जैसे मिलते रहा, उसी तरह मुझे लगता है कि कुछ और चीजें मैंने खुद को अपडेट करनी जरूरी समझी। और मेरा सबको यही आग्रह रहेगा कि ये लॉकडाउन जो पीरियड है, ये लॉकडाउन पीरियड बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे हम आपको खुद को अपने खुद स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो इस तरह से एक 20 साल का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, पढ़ना और साथ साथ में काम करना। सर, कभी आपको ऐसा लगा जब आप क्लाइंट के पास गए तो क्लाइंट को लगा कि हमारे सामने एक एमबीए भी आए हैं, एक इंजीनियर भी हैं, एक ऐसे व्यक्ति है जो मर्जर एक्विजिशन के बारे में भी जानते हैं और लॉ भी है, तो कई क्लाइंट को लगा कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को बुला लिया जो सब कुछ जानता है? नहीं, वो ऐसा है कि इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्लोबल बट लोकल, और यस। इंडिया में हिंदी में कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो जिस तरह का क्लाइंट है, समझो इंजीनियरिंग क्लाइंट है, तो उसको इंजीनियरिंग एंगल से बात करना पड़ता है। जैसे एक बार मैं लार्सन एंड टोब्रो के साथ डील कर रहा था, उनके जी सर। लॉयर लोग के साथ। अभी उनके सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, समझो डिस्प्यूट में जाते हैं, तो अगर इंजीनियर होता है तो उसको इजी होता है बहुत इंटरप्रेट करना। या मैनेजमेंट में समझो फाइनेंस है, जैसे मैंने एमबीए फाइनेंस किया है, तो फाइनेंस का जो इशू है, तो फाइनेंस की इशू को लेके मैं डिस्कस कर सकता हूँ। तो जिस तरह का क्लाइंट है उस तरह से हम लोग उस तरह से इंटरप्रेट करके बातचीत कर सकते हैं। तो एक्चुअली बहुत सुविधा होती है इससे, इस तरह से इंटरप्रेट करके बातचीत करने के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। अगर आप बहुआयामी व्यक्तित्व होते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं सर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो उस समय एक आम आदमी, व्यापारी या बिजनेसमैन के लिए कानूनी चुनौतियां क्या क्या होगी? मैंने तो एक लिस्ट बनाया है कि क्या क्या कानूनी उनको दिक्कतें आ सकती है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो लोग ये सुन रहे हैं, ये या तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, या फिर ये एंटरप्रेन्योर्स है, छोटे बिजनेसमैन है, या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है। और ये सभी लोग कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करने वाले हैं, जिसका लिस्ट में बाद में आपसे डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन हम मिड मार्च से लेके अभी मई खत्म हो रहा है, तो समझो जून मिड तक जाए, ये 3 महीने का जो सिलसिला है, इसमें सबसे पहले तो लोगों को नॉर्मल होने के लिए भी टाइम जाएगा। कम से कम इनको 2 महीना जाएगा अगेन नॉर्मल होने के लिए। नॉर्मल होने का मतलब ऐसा है कि हम अभी घर पे जो रहे 90 दिन जब जो घर पे रहे, तो हमारी आदतें एक अलग टाइप की हो गई है।
तो उसको वापस कॉर्पोरेट सेक्टर पे सिंक करना और फिर से शुरू करना, इसमें थोड़ा समय जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो लोग अभी घर पे बैठे हैं, अगर उन्होंने खुद को एक एडिशनल स्किल बढ़ाया है तो इनको बहुत आगे फायदेमंद होगा। पर जिन लोगों ने जस्ट अपना टाइम गंवाया है और कुछ स्किल डेवलप ही नहीं किया है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि हम खुद का एक स्किल बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि लोग जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो सबसे पहले वो अपने नॉर्मल कंडीशन में कॉर्पोरेट स्टाइल में आने के लिए उनको टाइम जाएगा, और दूसरा अपना फाइनेंसेस को प्रॉपर करने के लिए। बिकॉज ऐसे कोई भी ऐसा घर नहीं होगा या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो सफर नहीं कर रही है आज की तारीख में। सभी लोग सफर कर रहे हैं बिकॉज ये सडनली आ गया, पैंडेमिक इज वेरी सडन, ये कोई बोल के नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि सबको फाइनेंशियली भी एक तरह से बैक टू नॉर्मल आने को थोड़ा टाइम जाएगा, और उसके लिए मुझे लगता है कम से कम 1 क्वार्टर जाने वाला है इसके लिए। तो सर आपको लगता है कि आने वाला समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा? हाँ, ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए होगा बिकॉज अभी ग्लोबलाइजेशन हुआ है। मुझे लगता है जो प्रॉब्लम्स फेस होने वाले हैं, ले ऑफ के हो सकते हैं, वेजेस के हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स जो हुए हैं, रिडेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग्स हुए हैं, फोर्स मेजर लोग एग्जीक्यूट करेंगे क्लॉजेस, ये सभी टाइप की दिक्कतें आने वाली है। मेरा ऐसा मानना है एज अ प्रोफेशनल कि वकीलों के पास बहुत काम होने वाला है पैंडेमिक और लॉकडाउन ओपन होने के बाद। जी वकीलों के पास बहुत काम होने वाला है। सर आप जिस तरह से देख रहे हैं कोरोना के कारण नौकरियां जा रही है, बिजनेस की रफ्तार धीमी होती जा रही है। अगर हम राज्य दर का आंकड़ा देखें तो मध्य प्रदेश देखें, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का देखें, तो सब जगह अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप इस बात को मानते हैं कि अगर इसी तरह से नौकरियां जाती रही तो आने वाले टाइम में आपराधिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्राइम रेट बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा? देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इसको 2 कैटेगरी में बांटना चाहता हूँ। एक कैटेगरी जो माइग्रेंट लोग हैं, सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स नहीं, इवन माइग्रेंट प्रोफेशनल्स भी होते हैं। तो वो जो जो स्टेट में चले गए हैं, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा और पता चलेगा कि फ्लाइट्स ओपन हुए, ट्रेन ओपन हुए, मुझे नहीं लगता 90% ऑफ द लोग वापस आने वाले काम पे। बिकॉज जहाँ पे जो लोगों को जरूरत है, उनकी लेबर की जरूरत है, वर्कर की जरूरत है, प्रोफेशनल की जरूरत है, तो वहां पे उनको काम मिलने वाला है। तो स्वाभाविक है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वापस आने ही वाले हैं। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ऐसा है कि ले ऑफ जो है, यानी लोगों को काम पे से निकालना, ये इतना जल्दी नहीं होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि बहुत जन को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, बिकॉज काम आने को, जैसे एग्जांपल में समझो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता हूँ, या कोई डॉक्टर बोलता हूँ, या कोई समझो आर्किटेक्ट बोलता हूँ, उनके पास काम आने को भी थोड़ा समय जाने वाला है। तो जब तक वो काम उनके पास आए नहीं, तब तक वो दूसरे उनके जो एम्प्लॉयज उनको काम देंगे क्या? तो मुझे लगता है कि जो लोग ले ऑफ का सोच रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि इनको काम पे से निकाल देंगे, ऐसी कुछ होने नहीं, सिचुएशन होने नहीं वाली है। शायद 2-3 महीना, यानी 1 क्वार्टर, अगेन 1 क्वार्टर पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें, वो साइकिल खत्म होने के लिए। जी सर, आप एक सफल एडवोकेट होने के साथ साथ एक सफल राजनीतिज्ञ भी हैं। आपको लगता है कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो ठीक है? हाँ, सरकार ने देखो बहुत सारी चीजें डिक्लेयर की हुए है। मुझे बहुत सारे रिपीट नहीं करना है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि सरकार ने जो जो कैटेगरी, जैसे एग्जांपल है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, बाद में इनकम टैक्स रिफंड्स है, ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग है, 3 मंथ्स ऑफ ईएमआई का मॉरेटोरियम दिया गया है। यानी ये सब जो उन्होंने, सरकार ने जो डिक्लेयर की हुई है, ये सभी चीजों का बेनिफिट पब्लिक को, आम पब्लिक को होने वाली है। बट सबसे महत्वपूर्ण जो मैं ऑफकोर्स डिस्कस करने वाला हूँ बाद में, इज एमएसएमई, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ये कैटेगरी के जो लोग हैं, ये कैटेगरी जो इंडस्ट्री है, एंटरप्रेन्योर्स है, स्मॉल बिजनेस है, इनको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। बिकॉज गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ऐसा एक लॉ डाला है कि जिसमें सभी लोग को ऑटोमेटिकली कोलेटरल फी लोन मिलने वाला है। और कोलेटरल फी लोन का मतलब है गवर्नमेंट is going to be the guarantor of all these companies और all these entrepreneurs जो लोग इसमें लोन लेना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, छोटे छोटे बिजनेसेस है, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि टीडीएस का जो इन्फ्यूजन है
वो है जो रिट्रोडक्शन हो गया है, मुद्रा लोन एंड इंटरेस्ट सबवेंशन जिसको कहते हैं, उसका गवर्नमेंट यानी कॉस्ट टू द गवर्नमेंट हो गया है इसके अंदर। उसके बाद आप देखोगे कि ऑफ कोर्स ये डे टू डे काम में नहीं आएगा एंटरप्रेन्योर्स को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं बताना चाहता हूँ, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज वो डिक्लेयर की है, फार्मर्स लोग को पैकेज दिया गया है बहुत बड़ा, इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज दिया गया है, किसान कार्ड लोन दिया गया है, लोन टू फार्मर्स दिया गया है, ये तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दिए गए हैं, फिर सपोर्ट टू माइग्रेंट वर्कर्स दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस दिया गया है। आपने देखा है कि जैसे अपने मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्हें बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर पीरियड तक का मॉनिटरिंग दिया गया है, उन पे पेनल्टी भी नहीं लगेगी, वो है। फिर स्ट्रीट वेंडर्स है, उनके लिए है, कैंपा फंड्स है, इमरजेंसी फंड्स टू फार्मर है, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सब्सिडी है, 70,000 करोड़ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। अगेन आप वो भी देखोगे कि गवर्नमेंट ने यानी जो बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR, सो आपका जो कैश फ्लो है ये कैश फ्लो बढ़ जाएगा। आपका टारगेटेड लोन टर्म जिसको बोलते हैं TLTRO, इसमें आप देखोगे 2,87,000 करोड़, इतना उसका गवर्नमेंट ने उतनी उनको सुविधा दी गई है। स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटीज है, पार्शियल क्रेडिट गारंटी है, पेमेंट टू डिस्कॉम है, वर्किंग कैपिटल है, रीफाइनेंसिंग नाबार्ड है। इसका मुझे लगता है एक ही मतलब है कि हमारे पास बहुत सारा कैश अवेलेबल होगा अगर हम ये सब अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट ने दी है, सभी अपॉर्चुनिटी सबको मिलने नहीं वाली है, लेकिन आप जो कैटेगरी में फिट होते हो वो कैटेगरी को प्रॉपरली आप एक एप्लीकेशन के साथ प्रॉपरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच करिए और उसके बाद आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। जी सर, कोरोना के कारण लॉयर्स के काम करने के तरीकों में बदलाव आया है और आने वाले समय में ये बदलाव क्या होगा? और आम आदमी को सर एक चीज और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे सर कि अगर कोई एक आम आदमी है तो उसके लिए कानून की जानकारी कितनी आवश्यक है? देखो पहले का जो समय था वहां पे कानून की जानकारी इतनी नहीं होती थी तो चल सकता था। अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, यानी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आई है और इंडियन कंपनीज जो फॉरेन में गई है, ये सभी लोग को वहां के लोकल कानून की जानकारी होनी बहुत आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट्स हर एक सेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है। दूसरी बात ऐसी है कि डे टू डे लेवल में मुझे शायद लॉयर की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर मैं ग्रो होना चाहता हूँ, अगर मैं एक्सपाउंड होना चाहता हूँ, मेरे बिजनेसेस अक्रॉस डिफरेंट सिटीज में है या डिफरेंट कंट्रीज में है, सो लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनी जो मर्जर एक्विजिशन करते हैं, वो जब सबसे पहले दूसरे कंट्री में जाते हैं, ये सबसे पहले वहां के बड़ी लॉ फर्म को हायर करते हैं। तो जैसे बड़े बड़े कंपनीज को लोन लेना है तो लॉयर लगेंगे, ज्वाइंट वेंचर्स करना है तो लोन लॉयर्स लगेंगे, एक्विजिशन करना है तो लॉयर्स लगेंगे, इंश्योरेंस खुद की कंपनी को अपनी कंपनी के लिए लेना है, अपने एम्प्लॉयज के लिए लेना है, वर्कर्स के लिए लेना है तो लॉयर्स लगेंगे। तो ये सब चीज के लिए मुझे लगता है कि लॉ एंड लॉयर्स बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाले आने वाले समय में, और लॉयर्स इन इंडिया इनका भी इंपॉर्टेंस उतना ही अब बढ़ने वाला है। जी सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में लॉयर्स की डिमांड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आने वाली है, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल लेते हैं सर। जिस तरह से कुछ वर्षों में आपने देखा कि कॉर्पोरेट लॉयर्स की डिमांड में बहुत तेजी आई है, लेकिन जब समूचा कॉर्पोरेट सेक्टर ही कोरोना की मंदी को झेल रहा है, तो इसमें लगता है कि आने वाले टाइम पे कॉर्पोरेट लॉयर्स के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, या आप अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आने वाले टाइम में लॉयर्स की डिमांड बढ़ेगी ही? नहीं, आने वाले समय में लॉयर्स की डिमांड तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने जो गवर्नमेंट की स्कील्स डिक्लेयर किए गए, जो अलग अलग स्कीम्स डिक्लेयर की है गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है लोगों ने इसे पढ़ना चाहिए। उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, these people would play a very important role in interpreting all the documents and all the schemes जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है। और अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई बैंक में जाते हो, आपको एक एप्लीकेशन डालना है, तो आप स्वाभाविक है आप एक लॉयर का हेल्प ले सकते हैं, CA का हेल्प लेंगे।
तो आप एक प्रपोजल डालते हो, प्रपोजल में आप समझो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने वाले हो, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल्स लगेंगे, उसको इंपोर्ट करना है कि लोकली लेना है, और अगर वो प्रोडक्ट बनने के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है कि लोकल मार्केट में बेचना है, ये सब चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे, आपको फाइनेंस लगेगा, आपको उसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और ये सब चीज के लिए आपको कॉम्बिनेशन लगेगी और लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट की। सो लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल प्ले करेंगे। जी सर। सर, सरकार ने सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। सर, आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होगा? इसमें मेरी दो प्रकार के ओपिनियन है। एक वो है कि जो लोग अलर्ट है, सतर्क है, और जो प्रॉपरली गवर्नमेंट की स्कीम समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पर जो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और प्रॉपरली इंटरेस्ट अगर न लेने के कारण उन लोग सोचेंगे कि रेगुलर, जैसे आप बोलते हैं, हम देखे जैसे बहुत सारे टीवी चैनल्स में चलते हैं, डिबेट चलते रहता है, तो कोई वो लोग बोलते हैं कि क्या फायदा हुआ आम आदमी को। ऐसी बात नहीं है कि हर बार हर एक के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आने जरूरी है। बहुत सारे स्कीम्स भी ऐसे होते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स डिक्लेयर की है, ये आप प्रॉपरली इंटरप्रेट करके, आप प्रॉपरली आपके कंसल्टेंट है या आपके जो एडवाइजर्स है, उनके थ्रू आप प्रॉपरली रूट करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा आम पब्लिक को। सर, एक एमएसएमई से जुड़ा हुआ एक सवाल लेते हैं सर। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए 3 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 4.5 लाख एमएसएमई की यूनिट, 3 लाख करोड़ का पैकेज, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो एक यूनिट को 6,86,000 रुपए मिलता है। आपको लगता है कि 6,86,000 रुपए से बंद पड़ी यूनिट फिर से जागृत हो जाएगी? नहीं, आपकी बात बरोबर है। देखो, जैसे एमएसएमई, मैं पहले आपको एमएसएमई का डेफिनेशन बताता हूं कि जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है ऑफ एमएसएमई, अभी एमएसएमई को मैं दो क्लास में डिवाइड करता हूं। एक है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, दूसरा है सर्विस एंटरप्राइजेस। जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है, उसमें पहले इन्वेस्टमेंट वाज ऑफ ₹25 लाख, अप टू 25 लाख, स्मॉल में इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़ एंड मीडियम में अप टू 10 करोड़। और सर्विस इंडस्ट्री में आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट अप टू 10 लाख, इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल वाज अप टू 2 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट इन मीडियम वाज अप टू 5 करोड़। अभी आप देखोगे जो रिवाइज क्राइटेरिया है, सरकार ने इसका एम्बिट बहुत बड़ा कर दिया है। तो समझो पहले 1 करोड़ लोग को फायदा होने वाला था, अभी शायद 15 करोड़ लोग को फायदा होगा इसका, आप अगर डिवीजन करोगे इसका। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, रिवाइज क्राइटेरिया जो है वो टर्नओवर बेस्ड कर दिया है, टर्नओवर बेस्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसमें माइक्रो का लिमिट अप टू 1 करोड़ कर दिया है, स्मॉल का अप टू 10 करोड़ एंड मीडियम का अप टू 20 करोड़। और जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उसमें टर्नओवर अप टू 5 करोड़ एंड देन स्मॉल में अप टू 50 करोड़ एंड मीडियम में अप टू 100 करोड़। सी, दिस इज वेरी वेरी बिग डिसीजन गवर्नमेंट इज टेकन। यानी मेरे को मीडियम को खुद को कहलाना है तो अप टू 100 करोड़ तक का टर्नओवर वाले को भी अब सब्सिडी और लोन मिल सकता है। इसके आगे मैं आपको और एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो उसके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगता है, वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी हो गया है। जैसे आपको एमएसएमई में रजिस्टर करना है सबसे पहले, जिसका कॉस्ट इज ओनली 2000 रुपीज, और बाद में आपने आधार उद्योग लेना है जिसका कॉस्ट 0 रुपीज है। तो 2000 रुपए में आपको खुद को एमएसएमई रजिस्टर कराना है। अगर आपने आज भी रजिस्टर नहीं कराया है बट आपकी कंपनी पहले से चल रही है, तो आप आज भी रजिस्टर करा सकते हो, और आप ये कराओगे तो आपको बेनिफिट्स बहुत सारे रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने रजिस्टर करना चाहिए, और नहीं रजिस्टर किया तो भी आप आपके बैंक वाले को अप्रोच कर सकते हो, और अप्रोच करने के बाद आपको बैंक वाले उसकी डिटेल्स देने वाले कि हाउ यू कैन टेक अ लोन। जी सर। सर, एक सवाल कोरोना वॉरियर्स को लेकर पूछते हैं सर। सर, आपने देखा होगा कि कोरोना वॉरियर्स के लिए अब हम देखते हैं कि उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। जिसको बचाने के लिए जाते हैं वही उनके जान के दुश्मन हो जाते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से इंदौर में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, अलग-अलग भारत के कई राज्यों से ये खबर सुनने को मिलती है। आपको लगता है कि कानून को और कड़ा करने की आवश्यकता है? देखो, ऐसा है कि जो कोरोना वॉरियर्स है, जो लोग फील्ड पे है, जैसे पुलिस लोग होते हैं, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग होते हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, मंत्रालय से होते हैं, बीएसटी बसेस के ड्राइवर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जैसे टीचर्स लोग हैं,
अभी बहुत सारे सिटीज और स्टेट्स में टीचर्स को भी एंगेज किया गया है गवर्नमेंट ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गवर्नमेंट के थ्रू रिक्रूट किए गए वॉरियर्स है, वो उनको क्या जो दिक्कतें आ रही है, दिक्कत मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है। जहां जहाँ पे सुविधा मिल रही है वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है वहां पे कुछ कुछ जगहों पे फ्रस्ट्रेशन आया तो क्या होता है कि जो भी पहले दिखता है गवर्नमेंट के लोग उन पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कोई सिटीज में कोई पर्टिकुलर सिटीज या समाज से प्रेरित नहीं है ये, या कोई पर्टिकुलर समाज के लोग ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्योरली एंड प्योरली इज बेस्ड ऑन द सर्विसेज, यानी जो सर्विस लोगों को मिल रही है और जो सर्विस अगर लोगों को नहीं मिल रही है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और मुझे लगता है कि लोगों ने इस समय थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, अपने 150 करोड़ की आबादी है, और सभी को रीच आउट करना और सभी को रीच आउट करके गवर्नमेंट सभी को हर चीज में सुविधा दे सकेगी, ऐसा सिचुएशन बहुत इजीली नहीं आ सकता है। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अभी ट्रेन का आप ले लीजिए, फ्लाइट्स का ले लीजिए। ट्रेन सभी शुरू की थी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई जो मोटरमैन रीच ना हो स्टेशन पे और ट्रेन पिकअप ही ना हो। फ्लाइट्स में पायलट ना आया हो, एरोस्टेस ना आए हो, वो पर्टिकुलर फ्लाइट पिकअप ना हो, या वहां पे कुछ वेजेस को लेके इशू हो सकते हैं, इसलिए लोग टर्न आउट ना हो जॉब पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी लोग जो कोविड वॉरियर्स है उनके साथ आप एक तरह से बोलते हैं कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, या समाज में उनके साथ जो मार्केट या फील्ड में जाते हैं उनके झगड़े होते हैं। ये मुझे लगता है लोगों ने थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, और पेशेंस रखने के बाद थोड़े टाइम के बाद मुझे लगता है सिचुएशन ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने वाला है। सर, हम प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का आह्वान किया, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को हमारे देश में कारोबार करना हो तो उसे कंप्लायंस की एक बड़ी लिस्ट उसके हाथ में दे दी जाती है। आपको लगता है कि सरकार को मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली पॉलिसी लेकर आना चाहिए? देखिए, ऐसे ग्लोबलाइजेशन होने के बाद हमने देखा है कि जो भी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने देखा रहेगा कि अराउंड 2014-15 में अपना मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री का। वो मेक इन इंडिया में बहुत सारी फॉरेन एंड इंटरनेशनल कंपनीज वो इंडिया में आए, भारत में आए, और सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत तभी जो कॉर्पोरेट हाउसेस ने बताई थी इंडिया में, और इंडियन पॉलिटिकल आप समाज को बोलिए, या आप ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो बोलिए, इज वन विंडो क्लियरेंस। यानी जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती है उनको वन विंडो अगर क्लियरेंस मिलता है, और अगर वन विंडो क्लियरेंस में उनके सभी लाइसेंसेस जो उनके चाहिए वो लाइसेंसेस उनको इजीली मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फॉरेन कंपनीज बहुत ही एनकरेज और प्रोत्साहित होगी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी बात ऐसी है कि हर एक स्टेट है इंडिया में, वहां पे कोई ना कोई लेबर लॉस के तहत कोई यूनियन बनी हुई है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि फॉरेन कंपनीज जो आती है इंडिया में, उनको वहां पे लेबर लॉस उनको ठीक नहीं लगते, या उनको लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट आ जाए लेबर लॉज में तो हमको जरा इजी रहेगा बिजनेस एग्जीक्यूट करने में। सो वन पार्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ वन विंडो क्लियरेंस, एंड सेकेंड पार्ट इज मैनेजमेंट ऑफ लेबर एंड वर्कफोर्स। आई थिंक ये दो चीज को अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली टैकल करे तो मुझे लगता है इंडिया में इंटरनेशनल कंपनीज बहुत सारी आ तो रही है और भी आएगी। This is like a confidence building. It's a confidence building in corporate world. जी सर। सर, कुछ दर्शकों के सवाल लेते हैं। सीवी शाह जी ने हमें एक सवाल भेजा है। उनका ऐसा कहना है कि जब लॉकडाउन के 2 दिन पहले, लॉकडाउन होने से 2 दिन पहले एक चेक उनके पास आया। वो चेक जब बैंक में डाला गया तो वो चेक बाउंस हो गया। जब वो चेक बाउंस हुआ, रिटर्न हुआ, तो उन्होंने पार्टी से बात करने की कोशिश की, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनका संपर्क नहीं हो पाया, और ऐसा करते हुए 60 दिन से ऊपर चले गए। तो सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि 60 दिन होने के बाद भी 138 के थ्रू इससे इस डिफॉल्टर के लिए केस बनता है जिनकी वजह से उनका चेक बाउंस हुआ है? देखिए, ऐसा है कि प्रोसीजर, पहले तो इसका आंसर मैं देता हूँ। आंसर यस, लिमिटेशन पीरियड गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है तो वो इजीली केस फाइल कर सकते हैं। प्रोसीजर ऐसा होता है कि हम पहले लीगल नोटिस देते हैं, वो 30 दिन के अंदर हमको देना होता है। चेक बाउंसिंग यानी मेमो के डेट पे से बैंक का एक मेमो आता है, वो मेमो के 30 दिन के अंदर हमें एक लीगल नोटिस देना होता है। उसके 15 दिन के बाद
वो सामने वाले पार्टी को हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं उसको रिप्लाई देने के लिए, और वो 15 दिन खत्म होने के बाद अनदर 30 डेज आपको मिलता है केस फाइल करने के लिए। अभी एग्जांपल लेता हूं कि समझो आपका चेक बाउंस हुआ था 15 मार्च को और लॉकडाउन शुरू हो गया 21 मार्च को, तो आपको खाली 6 ही दिन मिले, जबकि आपके पास प्रोसीजर 75 डेज का प्रोसीजर है। तो ये लॉकडाउन का जो पीरियड है यानी 20-21 मार्च से लेके एज्यूम कर दे कि 15 जून तक लॉकडाउन रहता है एग्जाम्पल, तो इतना दिन का आपका लिमिटेशन पीरियड ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो आपको आप इजीली कर सकते हैं चेक बाउंसिंग का केस फाइल, आप नोटिस भी दे सकते हैं और आप वेरी मच विद इन द लिमिटेशन पीरियड है। जी सर। सर एक और सवाल लेते हैं जो हमें हरीश भाई पारिक ने भेजा है। उनका ऐसा कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन चालू है और आगे भी और चलने वाला है, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनका सवाल है कि जिस तरह की रेंट प्रॉपर्टीज है जो रेंट पे दी गई है और जिसके पास अब वो रेंट की प्रॉपर्टी है, वो इस चीज को लेकर बहाना कर रहे हैं कि आगे उनका कोई बिजनेस नहीं है, अगर आगे उनके पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक प्रॉपर्टी ऑनर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं? देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट ने, आपने देखा रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंड देन बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था। वो सर्कुलर मैंडेटरी इन नेचर नहीं था, इट वाज डिस्क्रिशनरी इन नेचर, यानी जहाँ पे उन्होंने सभी लैंडलॉर्ड्स लोग हैं जो प्रॉपर्टीज में उन्होंने रेंट पे यानी भाड़ोतरी लोगों को रखा है, उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप मॉनिटरिंग पीरियड दे देना 3 महीने का। फिर एक कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है, वो कोर्ट में भी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में, और बोला कि भाई हमारे खुद के पास अगर इनकम नहीं है, बरोबर है, तो हम कहाँ से हम रेंट देंगे या हम कहाँ से वेजेस भी देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टेंटेटिवली स्टे दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज फार एज रेंट इज कंसर्न, इट इज यू हैव टू टेक, यानी आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ेगा। आप लीगल अप्रोच इस पे शायद न ले सके इतना, पर अगर आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहे कि भाई आप लैंडलॉर्ड से बात करें, एक लैंडलॉर्ड का एंगल भी आप देखिए कि लैंडलॉर्ड को जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, उस पर वेवर तो मिला नहीं है अभी तक। अगर लोकल स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स पे वेवर देती है तो आप नेगोशिएट कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड फिगर। पर अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे गवर्नमेंट अगर वेवर नहीं देगी और भाड़ोतरी या उसके घर पे या उसके कमर्शियल प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स लैंडलॉर्ड थोड़ी ना भरेगा, उतना तो आपको भरना ही पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि इस पे लीगल अप्रोच के बदले एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर अप्रोच आप रखेंगे तो मुझे लगता है कि इजीली ये मैटर सॉल्व हो सकता है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लैंडलॉर्ड लोग डायरेक्टली एविक्शन निकालेंगे, बिकॉज इवन दो कोर्ट में भी जाएंगे तो जजेस बोलेंगे कि भाई आप जो पैंडेमिक की जो पीरियड थी 90 डेज की पीरियड, ये निकाल के आप बात करिए। ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ये डिसाइड कर सके कि अगर हम लोग 20 मार्च के पहले के डिफॉल्टर्स ले, यानी समझो दिसंबर 2019, जनवरी 2020, फरवरी 2020, उस टाइम के जो डिफॉल्टर्स है, जो फ्रीक्वेंट डिफॉल्टर रहे हैं, उसके लिए अलग यार्डस्टिक रहने वाला है, और जो लोग मार्च के बाद डिफॉल्टर्स हुए हैं उसके लिए अलग यार्डस्टिक रहने वाला है। तो इसमें कैटेगराइजेशन जरूर होने वाला है, पर मुझे लगता है कि दोनों पार्टी ने मिलके एक साथ में बैठ के इसको रिजॉल्व करना चाहिए और उसको प्रैक्टिकल अप्रोच देना चाहिए। जी सर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जी सर। या डोंट एविक्ट टेनेंट्स, पोस्टपोन रिकवरी ऑफ रेंट पेमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू हाउस ओनर्स। यानी आपने आर्टिकल पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि आप एविक्ट मत करिए, आप पोस्टपोन करिए, मॉरेटोरियम पीरियड दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि सभी लैंडलॉर्ड लोग जो है वो मॉरेटोरियम दे सकते हैं और दूसरा रेंट नेगोशिएट कर सकते हैं। देखो ऐसा है कि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, कोई भी काम पे जा नहीं सकता है। इवन दो मैं चाहूँ कि मुझे ये पीरियड में मैं रिस्क लेके काम करना चाहता हूँ तो भी मैं जा नहीं सकूंगा, बिकॉज लॉकडाउन के कारण मेरी फिजिकल मूवमेंट होने नहीं वाली है। तो लैंडलॉर्ड लोग ने भी समझना चाहिए कि इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देना चाहिए और अप्रोच करके इसको नेगोशिएट करके दोनों पार्टी ने बैठ के इसको क्लोज करना चाहिए। जी सर। सर जैसा कि मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया है कि आप समाज सेवा के प्रकल्प से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल डायरेक्टर हैं। अभी अभी एक अनाउंसमेंट आया जिसमें गुरुदेव श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब, जो इस संस्था के संस्थापक है, उन्होंने कहा कि आपकी कंपनी, आपकी लॉ फर्म और जियो मिलकर एक कमेटी बना रही है जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हो या किसी भी तरह का लोन हो या कानूनी कोई भी चुनौतियां हो, उसका सवाल और उसका सवाल के साथ साथ समाज को उसका फायदा मिले। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि ये कमेटी कैसी होगी, कब तक बन जाएगी और समाज को इसका क्या फायदा होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है कि
महाराज साहब जी ने नए पद पर महाराज साहब उन्होंने हमको अप्रोच किया है, और हमको अप्रोच करके क्योंकि हमारी बड़ी लॉ फर्म है यहाँ पे, करीब करीब 200 एडवोकेट लोग काम करते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप यानी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हम कुछ लॉयर्स लोग डेडिकेटेडली अगर दे समाज के लिए, तो जो लोग को लोन अप्लाई करना है या जो लोग को पेपर वर्क करना है या समझो उनको जो स्कीम्स है उसको इंटरप्रेट करके उसके बेनिफिट लेने हैं, तो उसके लिए वो बेशक एक हमारे हेल्प ले सकते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि महाराज साहब जी ने हमको ये भी कहा था कि वो खुद भी एक सेंट्रल लेवल पे यानी ऑल इंडिया लेवल पे एक सेंट्रल कमेटी बना रहे हैं, जिसमें से जो जितने ग्लोबल डायरेक्टर्स है वो ग्लोबल डायरेक्टर्स में से भी कुछ लोगों को, यानी एक हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, एक हो गए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एक या दो लॉयर्स होंगे या शायद 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, ऐसी एक छोटी कमेटी बनाए। वो कमेटी बनाने के बाद जो भी लोग के एप्लीकेशन है वो अगर जियो के थ्रू रूट करते हैं, तो ये कमेटी वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरप्रेट करके आपको एप्लीकेशन के साथ आपको सब पेपर वर्क तैयार करके देगी। तो ये जो कमेटी है वो इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करने वाली, एक कि कमेटी में काफी एकेडमिकली और नॉलेज बेस्ड पीपल होंगे, पहली बात। दूसरी बात एक्सपीरियंस लोग होंगे। तीसरी बात जिसको सरकारी कानूनी और सरकारी स्कीम के बारे में नॉलेज है, तीसरी बात। और चौथी बात कि जिनकी रीच ऑल इंडिया लेवल पे रीच हो, ऐसे लोगों को कमेटी में लेने वाले हैं। तो सर ये कमेटी ओनली मुंबई की होगी, या जैसे आप बता रहे हैं कि ऑल इंडिया में उनकी रीच होगी वैसी, तो ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया के लिए है? ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया के लिए है, पर ये मुंबई बेस्ड, इसकी हेड ऑफिस मुंबई में होगी और मुंबई से ही हम इसके से पेपर वर्क करने वाले हैं। सर घेवरचंद जी बोहरा हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो आपकी बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं कि आने वाले टाइम में लॉयर्स की डिमांड में बहुत तेजी आने वाली है, और उसी से रिलेटेड उनका एक सवाल है कि जो युवा कानून की पढ़ाई में अपने भविष्य की ऊंचाइयों को देखते हैं और उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए अपनी संभावनाओं को तराश रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने एक चीज की रियलिटी समझना चाहिए कि 1990 में जब तब के प्राइम मिनिस्टर थे, तब थे नरसिम्हा राव, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट तब से शुरू हुआ, और तभी अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ग्लोबलाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ 1990 में, बाद में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आए, फिर मनमोहन जी की फिर से सरकार आई, फिर मोदी जी की सरकार आई। तो देयर इज अ साइकिल। अब ये साइकिल में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आती है या इंडियन कंपनीज अब्रॉड जाती है, तो हमको और वहां की कंपनी को यहाँ का कानून और यहाँ की कंपनी को वहां का कानून, ये पहली बात, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि किस तरह से डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं, यानी आप एग्जांपल समझो, लंदन में हमने कंपनी एस्टेब्लिश किया या यूएस में कंपनी एस्टेब्लिश की, तो वहां की कंपनीज और वहां की गवर्नमेंट किस तरह काम करती है, ये वहां के लोकल लॉयर्स या लोकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स आपको बता सकते हैं। इसलिए आपको वहां पे हायर करना, कोई कंसल्टेंट को अच्छे हायर करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि समझो, एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि कोई एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है या आईफोन है या एप्पल कंपनी है, वो अपनी कंपनी और अपनी ऑफिस यहाँ पे इंडिया में डालते हैं, तो उनको सबसे पहले यहाँ के कानूनी दावपेच, यहाँ पे विंडो क्लियरेंसेस कैसे होते, लाइसेंसेस कैसे मिलते, ये जानना जरूरी है। और इसके लिए हमारे लोग वहां की स्टडी कर रहे हैं और वहां के लोग यहाँ की स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे स्टूडेंट्स लोग जो है, अगर आज के तारीख में आप सोचोगे कि मैंने खाली एक बीकॉम या इंजीनियरिंग की यहाँ पे लोकल लेवल पे और मैं कुछ फर्दर एजुकेशन नहीं करता हूँ, ये बहुत बुरी सोच है। मुझे लगता है कि हमने हो सका तो एक फर्दर कोर्स, जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ये करना बहुत जरूरी है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम ये कोर्स कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज सभी कंपनीज, इंडियन हो या फॉरेन कंपनीज हो, ये अभी ग्लोबल लेवल पे काम करती है, कोई भी अपने कंट्री तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहे अभी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, रिलायंस के एग्जांपल ले लो या टाटास का एग्जांपल ले लो या इन्फोसिस का एग्जांपल ले लो, आप देखोगे, या विप्रो का एग्जांपल ले लो, ये सब अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं। और वहां के आप देखोगे एप्पल कंपनी है, कोका कोला है, पेप्सी कंपनी है, एप्पल कंपनी है, आईफोन है, ये सब देखो इंटरनेशनल कंपनी जो यहाँ पे आई है, उनको भी यहाँ का स्टडी करना पड़ेगा, हमको भी वहां का स्टडी करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है गेटिंग फॉरेन एजुकेशन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। और अगर हम फॉरेन एजुकेशन लेके अगर हम हमारे फ्यूचर जनरेशन को अगर हम प्रोत्साहित करें और उनको नॉलेज बेस्ड सपोर्ट दे,
तो मुझे लगता है कि हमको आने वाले समय में बहुत एक बड़ा फायदा रहेगा। और आपको पता है कि इंडिया एक ही कंट्री ऐसी है वर्ल्ड में जहाँ पे यंग पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सो द मिडिल लेवल पॉपुलेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 45 इज हाईएस्ट इन दिस कंट्री टुडे। सो मुझे लगता है ग्लोबल इफेक्ट आने के कारण फॉरेन एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा फ्यूचर में। और साथ साथ में यहाँ पे बेसिक एजुकेशन भी कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अपने भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, भविष्य को निखारना चाहते हैं, तो आपको लोकल से ग्लोबल होना ही पड़ेगा। Yes. सर कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल तो क्या, एक संदेश लेना चाहूँगा कि आप हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, एक व्यापारी को, एक आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आने वाले समय में नॉलेज एंड एजुकेशन, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपीरियंस यानी वर्क एक्सपीरियंस। पहला जॉब और पहले जॉब और दूसरे जॉब का एक्सपीरियंस लेना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है। दूसरी एक बात मैंने देखी है कि पीपल स्टॉप लर्निंग, यानी हम एक पर्टिकुलर एजुकेशन लेते और बाद में फर्दर लर्निंग हम स्टॉप करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डे इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, और ये जो एवरीडे लर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर हमने खुद के स्किल्स फर्दर डेवलप करने चाहिए। साथ साथ में हमने खुद को अपग्रेड करना भी चाहिए, और ये सब हो सकता है थ्रू गेटिंग नॉलेज एंड थ्रू एजुकेशन। जैसे आपकी संस्था है नॉलेज आए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी। नॉलेज आए जैसे इतनी बड़ी आपकी संस्था है और उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा। मैंने देखा है कि कितने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और कितने लोग का मुझे मैसेज भी आया है कि सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन पे आंसर देना। तो लास्ट में मैं वो भी एक छोटा सा मैंने एक सेशन रखा है, जो लोगों के क्वेश्चन है उसको भी मैं आंसर देने वाला हूँ। बट मैंने देखा है मेरे साथ मेरे कलीग है एडवोकेट तुषार गुज्जर और एडवोकेट प्रदीप भट्ट, वो भी साथ में ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे। तो हमने सोचा है कि जो लोग के इतने सारे मुझे मैसेज आए और जिन लोग को कुछ आंसर चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनको भी आज आंसर दे दे, नहीं तो उनको अगेन हमको एक ईमेल भेजना पड़ा और उनको हमको अगेन आंसर देना पड़ेगा। तो फ्यूचर इज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एजुकेशन, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपना स्किल डेवलपमेंट ये कंटिन्यूस प्रोसेस रखना है, एंड लर्निंग नेवर स्टॉप्स। प्लीज कंटिन्यू लर्निंग बिकॉज लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। जी सर, आपके सवाल ले लेते हैं सर। कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट भी है, कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड लिटिगेशंस कौन कौन से शुरू हो सकते हैं लॉकडाउन ओपन होने के बाद। तो लॉकडाउन ओपन होने के बाद मैंने देखा है कि हमने 20 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, और हम सभी लोग कोई ना कोई कैटेगरी में इसमें आने ही वाले हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आता है बैंक्रप्सी, यानी बहुत सारे कंपनीज बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसमें जैसे एनसीएलटी एक अलग तरह की कोर्ट शुरू की गई है, वहां हर एक सिटी में या स्टेट में जहां जहां पे उसके एड्रेसेस है, सो एनसीएलटी करके वहां पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हम दो तरह से इसको देखते हैं। एक ऐसे है कि भाई समझो मैंने खुद को बैंक्रप्सी डिक्लेयर किया है तो मैं कोर्ट में अप्रोच करूंगा, और अगर किसी और ने किया है पर मुझे उससे पैसे लेने बाकी है तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा, जिसको कहते हैं इंटरवेंशन एप्लीकेशन। तो पहला कैटेगरी बैंक्रप्सी। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे छोटे या बड़े एंटरप्रेन्योर्स है वो बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी आता है इज डीआरटी यानी सरफेसी एक्ट। जैसे मैंने लोन ली है, या आपने हाउस लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, आपको गवर्नमेंट ने मॉरेटोरियम पीरियड तो दे दिया है 3 महीने का, 6 महीने का, लेकिन एज ऑफ नाउ इट इज 31 अगस्त। समझो लेट्स एज्यूम कि अगर वो एक्सटेंशन नहीं हो रहा है 31 अगस्त के, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग डिफॉल्ट होंगे। तो डिफॉल्ट होंगे तो अलग कोर्ट है इसके लिए, इट्स कॉल्ड डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। यहाँ पे पहले बैंक जाती है और बैंक जाके पैसे रिकवर करने की प्रोसीडिंग शुरू करती है। तो ये सेकेंड कैटेगरी है जहां पे लीगल डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है जॉइंट वेंचर डिस्प्यूट्स, यानी आप देखोगे कि बहुत सारे जगह पे जॉइंट वेंचर्स हुए हैं
लेकिन जॉइंट वेंचर होने के बाद वो आगे सक्सेसफुली शुरू नहीं हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद, यानी जो आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कि दोनों में से एक पार्टनर है वो कोर्ट में जाए और वो कोर्ट में जाके कहे कि भाई मैंने इनको जॉइंट वेंचर पार्टनर बनाया था, अब ये पैसा डालने को रेडी नहीं है, अभी वो पैसा डाल नहीं सकते बिकॉज पैसे उनके पास है नहीं। तो ये थर्ड टाइप ऑफ डिस्प्यूट शुरू हो सकता है। फोर्थ टाइप ऑफ डिस्प्यूट है रेंट, यानी समझो लैंडलॉर्ड ने मॉरेटोरियम तो दे दिया 3 महीने का, लैंडलॉर्ड ने कहा कि भाई तुम 50% ही पे करो या 30% पे करो, उसके बाद भी मॉरेटोरियम पीरियड देने के बाद भी अगर रेंट न दे तो लैंडलॉर्ड स्वाभाविक कोर्ट में जाएगा रेंट रिकवर करने के लिए या तो अपनी जगह रिकवर करने के लिए, पोजेशन लेने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आता है। पांचवा कैटेगरी है सेल डीड्स, यानी समझो मैंने एक फ्लैट बुक की है या बिल्डर ने मेरे साथ एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है, उसमें मैंने पैसे ईएमआई के थ्रू देने थे या मैंने एडवांस दिया था और बाकी मैंने हफ्तों में देने थे, तो ये होने नहीं वाला है या ये हो सकता है कि मैं नहीं दे सकता हूं। तो ये पर्टिकुलर कैंसिल ऑफ डीड्स होने वाले हैं और इसमें या तो बिल्डर या तो जो फ्लैट लेने वाला है या कमर्शियल जगह खरीदने वाला है वो कोर्ट में जा सकता है। छठी कैटेगरी है रिडेवलपमेंट। बहुत सारे सोसाइटीज आप देखते हो उनका रिडेवलपमेंट का प्रोसीजर शुरू हुआ है। ऐसा हो सकता है कि डेवलपर, यानी 6th और नीचे का जो क्लॉज है डिफॉल्ट ऑफ डेवलपर, ये दोनों को मैं क्लब करता हूं मैं, यानी 6, 7, 8 का क्लब किया हमने कि डेवलपर जो है वो डेवलपर प्रॉपर्टी डेवलप कर नहीं सकता है, उसके पास पैसे नहीं है इसीलिए वो रेंट नहीं दे रहा है, जिसको बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कॉम्पेंसेशन। तो ऐसा हो सकता है कि जिसकी बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में गई है वो लोग बिल्डर पे केस करे कि भाई हमको उनको बोलो रेंट देने के लिए। समझो उनको मॉरेटोरियम पीरियड भी मिल गया 3 महीने के लिए, पर अगस्त सितंबर के तो उनको रेंट देना पड़ेगा, तो न दे बिकॉज उनके फाइनेंस ही नहीं है, उनको फाइनेंस लगे प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए और जब तक वो नहीं मिले तब तो रेंट नहीं दे सकेंगे। तो ये एक लाइकलीहुड है कि यहाँ पे डिस्प्यूट खड़ी हो। दूसरा एक है इज कॉल्ड फोर्स मेजर, यानी बहुत सारे आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स देखते हो, एग्रीमेंट्स में आपने क्लॉज देखा है फोर्स मेजर। फोर्स मेजर का मतलब है कि नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, रायट्स, फ्लड्स एंड पैंडेमिक लाइक दिस, जो किसी के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, बिल्डर के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में किसी के हाथ में नहीं है। तो ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हो और इंटरप्रेट करने के लिए इसका किस तरह से कोर्ट में यूटिलाइज कर दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करने वाला है। आगे आप देखोगे 9th पॉइंट इज सेल्फ डेवलपमेंट, यानी बहुत सारी सोसाइटीज है वो सेल्फ डेवलपमेंट में चली गई है आज। यानी सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है वो खुद ही फंड ले रही है सोसाइटी और खुद ही फंड लेने के बाद वो खुद डेवलप कर रही है। अभी ऐसा हो सकता है कि उनका जो कॉम्पेंसेशन है या उनको जो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना है, वो कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने अपॉइंट किया तो उसको पैसे नहीं दे सकते, तो ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर कहे कि पहले मेरे को पैसे दो फिर मैं प्रोजेक्ट आगे बढ़ाऊंगा, और सोसाइटीज को पैसे मिले नहीं है बिकॉज वो बैंक उसको पैसे जल्दी देने नहीं वाली है। तो दिस अनदर लिटिगेशन दैट मे स्टार्ट। 10th पॉइंट है प्रॉपर्टी टैक्स डिस्प्यूट। स्टेट गवर्नमेंट अभी तक मॉरेटोरियम प्रॉपर्टी टैक्स में दिया नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि शायद आने वाले 7 या 10 दिन में प्रॉपर्टी टैक्स में एक छोटा सा पैकेज गवर्नमेंट शायद दे सकती है, और वो पैकेज का मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट ऐसा कहे कि भाई आप 2 महीने तक प्रॉपर्टी टैक्स न भरे, या आप प्रॉपर्टी टैक्स 6 महीने के अंदर भरे, या आप इंटरेस्ट फ्री प्रॉपर्टी टैक्स भरे। उसके बावजूद भी अगर हम न भर सके तो बीएमसी जो है वो इनिशिएट कर सकती है प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिफॉल्टर। सो दिस अनदर डिस्प्यूट जो शुरू हो सकती है। 11वां पॉइंट है, जैसे मिस्टर शाह ने अभी क्वेश्चन पूछा था, चेक बाउंसिंग। ये कैटेगरी है। अभी ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी को चेक दिया है, ठीक है, बैंक बंद, बैंक तो शुरू है लेकिन उसने डिपॉजिट नहीं किया है, उसने मॉरेटोरियम सोच के और 3 महीने की एक्सटेंशन दी है, और एक्सटेंशन देने के बाद भी अगर मेरा चेक बाउंस होता है तो हो सकता है कि रिकवरी सूट, जिसको कहते हैं मनी सूट्स, या फिर चेक बाउंसिंग जिसको कहते हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इसके अंदर केस हो सकता है। सो चेक बाउंसिंग ये भी एक इशू आने वाले समय में हो सकता है। 12वां पॉइंट जो आ सकता है वो है वर्कर्स नॉन पेमेंट, यानी लेबर क्लास है, आप उसको पेमेंट नहीं देते हो, या आप उसको हाफ सैलरी देते हो, या सिर्फ 10% देते हो या 20% देते हो, तो ऐसा हो सकता है कि लेबर लोग है वो अंडर द वेरियस एक्ट, जो एक्ट है वो है वर्कर्स कॉम्पेंसेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट
और इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये किसी ना किसी एक्ट के अंदर आते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो या तो लेबर कोर्ट में या लेबर कमिश्नर के पास, लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, या तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। तो ये अनदर बड़ा डिस्प्यूट शुरू हो सकता है फ्यूचर में। 13वां पॉइंट है टैक्स इवेशन या जीएसटी इवेशन। गवर्नमेंट ने मॉरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर की है, आपको 3 महीना 6 महीने का मॉरेटोरियम मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप डिफॉल्टर है तो गवर्नमेंट है ये रिकवरी प्रोसीजर आपके अंदर निकाल सकती है। देयर आर सर्टेन एक्ट्स जिसमें आप पे क्रिमिनल एक्शन भी ले सकती है। शायद अगस्त सितंबर या नवंबर तक शायद इस पे एक्शन न हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप डिफॉल्टर हो तो टैक्स इवेशन के अंदर आईटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इसमें एक्ट ले कर सकती है। 14 पॉइंट है टर्मिनेशन एंड ले ऑफ, यानी इसमें भी कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर आप वो एक्ट पढ़ेंगे, टर्मिनेशन एंड ले ऑफ के सिस्टम एंड प्रोसीजर होते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो मालिक है कंपनी का, उसके पास कोई पैसे नहीं है, तो उसने कह दिया कि भाई आई एम क्लोजिंग डाउन माई कंपनी, या मेरे कंपनी में समझो 50 लोग काम करते हैं, मैंने 40 लोग को निकालना चाहता हूँ बिकॉज मेरे पास काम ही नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो टर्मिनेशन एंड ले ऑफ के बड़े बड़े इश्यूज आगे फ्यूचर में आ सकते हैं। 15वां पॉइंट है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप देखोगे कि पिछले 2 या 3 महीने में हस्बैंड वाइफ यानी जो कपल साथ में रहते हैं, आपने पेपर में पढ़ा होगा बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, स्पाउसेस डिस्प्यूट आ रहे हैं। बिकॉज क्या होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ ये लोग समझो वर्किंग क्लास है, वो सुबह को चले जाते हैं और रात को आते हैं घर पे, तो एक ओवरलैपिंग विद द स्पाउसेस इज नॉट हैपनिंग। तो एक दूसरे को जो जानने का जो पीरियड था वो पीरियड चला गया है। तो अभी 60 दिन या 70 दिन या 90 दिन समझो लॉकडाउन रहा, तो एक दूसरे का रहना पड़ रहा है तो तरह तरह के डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो हमको इंक्वायरी इतने सारे मिले हैं उसमें हमने देखे बहुत सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी हमारे पास आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आगे आने वाले फ्यूचर टाइम पे हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपीराइट्स। आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग अभी म्यूजिक है या कुछ आप टेलीविजन देखते रहोगे, आप ऑडियोज देखते रहेंगे बहुत सारे, तो जो कॉपीराइट से ट्रेडमार्क से इसका बहुत सारे वायलेशन हो रहेंगे बहुत जगह पे। तो शायद पैंडेमिक सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन में शायद कोई उनको लिवरेज दे दे कि भाई ठीक है, आप पैंडेमिक में आपने मेरा एक कॉपीराइटेड आइटम यूज किया था, लेकिन जनरली इस पे नॉर्मली केस होता है कि अगर आपने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया है तो फिर डेफिनेटली एक केस बन सकता है। 18वां पॉइंट है मेडिकल नेग्लिजेंस। ये एक बहुत बड़ा केस आने वाला है। बिकॉज मैं अभी आपको परसों का एक इंस्टेंस दे रहा हूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहां पे उनके सामने एक पेशेंट ने केस फाइल किया है। तो हम लोग को हॉस्पिटल ने अप्रोच किया हुआ है कि हमारे पे एक क्लाइंट ने केस किया हुआ है। केस में ऐसा था कि अ पार्ट ऑफ द बॉडी हैज बीन एम्प्यूटेड, यानी उसको काटना पड़ा अ पार्ट ऑफ द बॉडी, जबकि जो पेशेंट के जो रिलेटिव्स थे वो कहते हैं कि ये उनका नेग्लिजेंस के कारण करना पड़ा है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस इन द कोर्ट्स इज गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो लीगल डिस्प्यूट फ्यूचर में आने वाले हैं। 19वां पॉइंट है इंश्योरेंस फ्रॉड्स। आप देखोगे कि गलत टाइप के क्लेम्स अब लोग डाल सकते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी स्वाभाविक है क्लेम रिजेक्ट कर देगी। क्लेम रिजेक्ट करेंगे तो लोग सीधे कोर्ट में जाने वाले हैं। तो इंश्योरेंस के जो फ्रॉड्स होते हैं, फॉल्स क्लेम होते हैं या करेक्ट क्लेम होते हैं लेकिन रिजेक्शन गलत तरह से किया गया है इंश्योरेंस कंपनी में, तो ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर में एक हमको लगता है लिटिगेशन फ्यूचर में क्रिएट होने वाला है। 20th पॉइंट है असिस्ट, यानी बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं अभी। आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया जब एक सिस्टम जब शुरू किया था, मेक इन इंडिया के टाइम पे गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि हमने सबसे जास्ती हमने ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए। डीमोनेटाइजेशन के बाद आपने देखा था नोटबंदी जिसे कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने लोगों को एनकरेज किया है आप प्लीज पेमेंट है वो आप ऑनलाइन ही पे करिए। इन्हें आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट है या पेटीएम है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, ये सब वायर ट्रांसफर है, अब ये सब मेथड यूज कर रहे हैं
कभी। लेकिन मैं आपको एक 10-15 दिन पहले का केस बता रहा हूँ कि किसी को एक फोन आया और बोला कि आप ये परचेज अभी कर सकते हैं, हमने विंडो खोल दी है। उनको कुछ परचेज करना था, उनको खुद को ही परचेज करना था, तो क्लाइंट ने परचेज कर दी। वो परचेज करना था उनको कुछ 3 या 4 हजार रुपए का, और विद इन मिनट्स पता चला कि 90,000 उनके अकाउंट से निकल गए। कैसे निकल गए, क्यों निकल गए, कुछ पता नहीं है। तो साइबर क्राइम ने हमने अप्रोच किया है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने वो फॉलो अप करने के बाद, ट्रैक करने के बाद उन्होंने ट्रैक डाउन किया झारखंड में कि ये इंसिडेंट झारखंड में हुआ है। सो ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड साइबर क्राइम्स ये भी बहुत इंक्रीज होने वाला है। तो हमने देखा है कि ये 20 जो कैटेगरीज है, ये 20 कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लिटिगेशन फ्यूचर में आने वाले हैं। आप चाहो कि ना चाहो, लेकिन ये लिटिगेशन 100% आने वाले हैं, बिकॉज क्लाइंट को लगेगा कि वो राइट है और कंपनी को लगेगा कि वो राइट है, और ये 20 कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई किधर ना किधर अभी कैटेगरी में आने वाले हैं। सो इसलिए मैंने जब स्टार्टिंग में कहा कि वकीलों के पास बहुत काम होने वाला है इन द नेक्स्ट 1 साल 2 साल तक। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड में ये जो 20 कैटेगरी है, ये 20 कैटेगरी छोड़ के हमारे जो रेगुलर काम है वो तो है ही, क्रिमिनल केसेस है, सिविल मैटर्स है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, वो तो चलने ही वाले हैं। लेकिन ये जो 20 स्पेशल फोकस एरियाज है, ये क्यों क्रिएट होने वाले? ओनली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। जो पैंडेमिक है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ये लॉकडाउन पीरियड के बाद जो लॉकडाउन पीरियड खुलेगा, उसके बाद ये 20 कैटेगरी में शायद कोई ना कोई मैटर आने वाले हैं। और मुझसे मुझे लगता है कि पब्लिक ने ये समझनी चाहिए, हमारे जो श्रोता है जो देख रहे हैं प्रोग्राम, और जो लोग मेरे को काफी लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर भी मांगे हैं, तो उनको मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि आपने देखा ये 20 जो कैटेगरी है, इसका मैं आपको ईमेल भी भेजूंगा, विजय जी आपको भेजूंगा, तो आप सभी लोगों को अपने श्रोताओं का भी मेल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, वो आपने अभी से रेडी रखना चाहिए। और साथ साथ में अगर आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि कुछ नाइंसाफी हुई है, या आपके साथ आपको लगता है कि नेग्लिजेंस हुआ है, तो आपने वो सब पेपर वर्क आज से रेडी रखना चाहिए। आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन है अभी, मे बी 31 में, नहीं तो 15 जून, कभी ना कभी तो ओपन होने वाली है। और जब कभी भी लॉकडाउन ओपन होगी, तभी आपको कानूनी दावपेच ये बहुत अच्छी तरह लड़ना होगा, बिकॉज मनी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस और पैसे, इसकी दिक्कत सबको रहने वाली है। और इकोनॉमी को बैक ट्रैक पे आने के लिए मुझे लगता है कम से कम 3 क्वार्टर है, यानी और 9 महीने जा सकते हैं। यानी मैं देखता हूं कि 31 मार्च 2021 तब तक मुझे लगता है इकोनॉमी एकदम से पिकअप नहीं होगा। तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस है, पेट्रोलियम है, रियल एस्टेट है, यानी ये सब जो कैटेगरीज है, इसमें डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। और उसके लिए जितने भी अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेसमैन है, भाइयों बहनों है, इनको मेरे एक ही आग्रह है कि आप प्रॉपर्ली पेपर वर्क करिए, आप प्रॉपर्ली होमवर्क करके रखिए, और जितने भी एक्ट है जो आपको लगता है कि आपसे कंसर्न है वो, और हायरिंग द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल्स, ये करके आप रेडी रहिए, बिकॉज आने वाले 45-50 डेज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल है अपने लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत उपयोगी जानकारी आज हमारे साथ साझा की है। मैं उम्मीद करूंगा कि वह सारी जानकारी सब लोगों के बहुत काम आए, और हम ये भी आशा करेंगे कि जल्दी से अर्थव्यवस्था में आशा की नई किरण आए और विश्व पटल पर भारत की अर्थव्यवस्था फिर से चमक बिखेरे। सर जब आप ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे, जब बता रहे थे, कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और मैं आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जल्दी एक और एपिसोड, स्पेशल एपिसोड हम आपके साथ लेकर आएंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा कार्यक्रम के अंत में। अब एक बहुत ही उपयोगी सवाल मेरे सामने अभी आया है, जो सब लोग जानना चाहते हैं, वो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो। जीएसटी को लेकर एक सवाल हमारे सामने आया है, जो एक श्रोता आपसे पूछना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अभी जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सब तरफ लॉकडाउन है, एक व्यापारी अपने घर से कारोबार कर रहा है, वहीं से वो अपनी इनवॉइस भी जनरेट करता है, और उसका रजिस्टर्ड एड्रेस कहीं का और है, ऑफिस कहीं और है। तो ऐसे में उसके ऊपर कोई लीगली कोई प्रॉब्लम कभी आ सकती है? देखिए, ऐसे रजिस्टर्ड एड्रेस है, आपने आपका बिजनेस जो है वो आप रजिस्टर्ड एड्रेस से ऑपरेट कर सकते हो। आपका जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन में आपने देखा रहेगा कि रजिस्टर्ड एड्रेस छोड़ के और आपकी दूसरी कॉर्पोरेट ऑफिस है या कॉर्पोरेट एड्रेसेस है, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन प्राइमरी एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर रजिस्टर किया है। तो स्वाभाविक है कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो इस पर एक डिस्प्यूट खड़ी कर सकती है कि अब आपके रजिस्टर्ड एड्रेस से ऑपरेट नहीं कर रही हो। दूसरी बात ऐसी है कि
जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें सपोजली आपने 3 पर्टिकुलर ब्रांचेस में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट की है, लेकिन जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपने आपका जो गुड्स एंड सर्विस है वो रखना बहुत जरूरी है। सो जो रजिस्टर्ड एड्रेस है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और रजिस्टर्ड एड्रेस पे और रजिस्टर्ड एड्रेस से आपने कुछ ना कुछ प्रॉपर्ली जो बिजनेस है वो ऑपरेट करना ही चाहिए। एक और चीज एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ विजय भाई, मेरे को एक्चुअली एक दो जन का भी मैसेज आया है अबाउट एजुकेशन जी कि एजुकेशन के बारे में कुछ अमित भाई बताए फॉरेन एजुकेशन के बारे में। तो मैंने आपको फॉरेन एजुकेशन बताया तो सही, लेकिन मैंने मेरे कलीग जो है तुषार है, मैंने उसको बोला है कि आप 2 मिनट पे जरा एजुकेशन के बारे में बात करिए, बिकॉज मैसेज उसको भी 2-3 जन के आए हैं। जी तुषार, Namaskar, sir. How are you? जी 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 तुषार जी, All the जी participants and the viewers को बड़ा गुड इवनिंग। एक छोटा सा बात है जो आपने एक क्वेश्चन भी आया था इससे पहले, टू से दैट अभी हम यंगर जनरेशन को लीगल LLB करना है तो क्या क्या प्रोसीजर है। इन एनी इवेंट ऐसा है कि काफी सारे लॉ कॉलेजेस है, पहले तो रिकॉग्नाइज है कि नहीं वो आपको देखने चाहिए। बैचलर्स ऑफ लॉ 2 तरीके से होते हैं, एक तो 5 ईयर कोर्स है और एक 3 ईयर कोर्स है। एक 5 ईयर कोर्स आप 12th के बाद डायरेक्टली आपके एक एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और आप डायरेक्टली फिर आप लॉ कॉलेज में आप यू कैन टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। तो वो कॉलेज में एडमिशन होने के बाद 5 साल का आपका कोर्स रहता है और उसके बाद आपको LLB डिग्री मिलती है। वो डिग्री को बोलते हैं BLS LLB, बैचलर इन लीगल साइंसेस, एंड दैट इज द लॉ डिग्री जो रहती है। फिर अगर आप 3 साल के बाद, मतलब आपके ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लॉ सिलेक्ट करते हो, तो अगर आपने BA किया रहेगा तो उसको बोलते हैं BA LLB, आपने BSc किया रहेगा तो BSc LLB, BCom किया रहेगा तो BCom LLB, वैसा करके आपके डिग्री होते। अभी LLB के बाद और एक स्ट्रक्चर है, वो मास्टर्स इन लॉ है, वो LLM है। LLM भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से होता है, कोर्स बहुत ही अच्छा है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। उसके अंदर 4-5-6 मॉड्यूल्स है। इसके अंदर आप क्रिमिनोलॉजी ले सकते हो, बिजनेस लॉज ले सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हो। वो 2 इयर्स का कोर्स है। उसके अंदर आपको एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको LLM में आपको एडमिशन मिलेगा। LLM के एडमिशन मिलने के बाद इसके बाद और एक डिग्री है जो आप कर सकते हो, वो है MPhil। MPhil एक हायर है जो आपको टीचिंग में काम आती है, दैट यू कैन, आपको यूनिवर्सिटी में अगर आपको प्रोफेसर के जैसे आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको MPhil की डिग्री भी काम आएगी, LLM और MPhil की डिग्री। उसके बाद आता है PhD। तो PhD वो आपको डॉक्टरेट होता है कि दैट यू बिकम डॉक्टरेट इन लॉ। उसके पैरेलली एक एग्जामिनेशन है जो सॉलिसिटर्स की एग्जामिनेशन है। सॉलिसिटर्स की एग्जामिनेशन यूजुअली पीपल आस्क मी दैट वकील और सॉलिसिटर के बीच में क्या फर्क है। अभी ऐसा है कि ये प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का एक सेग्रीगेशन किया था, जिसमें लॉयर और सॉलिसिटर को दोनों को अलग किया था। इसके अंदर सॉलिसिटर ही खाली बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके अपना केस लड़ सकते थे। अब क्या हुआ है कि वो डिस्टिंक्शन हटा दिया है, लॉयर्स और सॉलिसिटर्स दोनों अपेयर कर सकते हैं कोर्ट में। पर ऐसा रहता है कि सॉलिसिटर्स एक हाई, जैसे आप CA है, CA में ऐसा रहता है कि आप 1000 स्टूडेंट आप अगर एग्जामिनेशन देते हो तो 10 या 12 या 40 पीपल क्लियर होते हैं, तो उसका पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। और उसके अंदर इतना स्पेशलाइजेशन में आपको पढ़ाई की जाती है, आपके पास 6 पेपर्स रहते हैं कि आप सिविल लॉ में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। सो सॉलिसिटर्स जो प्रैक्टिस है, जो आप ऑफिस में बैठ के आप डॉक्यूमेंटेशन वर्क करो और फिर आप कोर्ट में काउंसलर्स को आप अपॉइंट करके आप आर्ग्यूमेंट करके आप ये मैटर ये कर सकते हो। सो ये भी एक प्रैक्टिस है जो सॉलिसिटर्स प्रैक्टिस, जिसको कोर्ट में नहीं भी जाना है तो भी आप ऑफिस में बैठ के आप लीगल एडवाइस दे के आप डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट करके आप एक सॉलिसिटर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सॉलिसिटर प्रैक्टिस भी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक विंग है जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी विंग है। तो वहां पर आपको गूगल में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। सो वहां आपको 3 इयर्स आपका लॉ खत्म होने के बाद आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। एक सॉलिसिटर जो क्वालिफाइड सॉलिसिटर है उसके पास आपको 3 साल काम करना पड़ता है और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन का टर्न आता है। और वो एग्जामिनेशन के टर्न में आपके पास 6 अटेम्प्ट्स रहते हैं जिसमें आपको क्लियर करना रहता है।
और उसमें पासिंग परसेंटेज इज 2% to 5% ऑफ द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जामिनेशन। और अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं तो आप सॉलिसिटर्स, एक टाइटल आपको मिलता है दैट यू बिकम अ सॉलिसिटर। तो ये जो एवेन्यू है, जो इंडिया में आपको एवेन्यू अवेलेबल है वो काफी सारे हैं। अब्रॉड में तो एनी विच बहुत सारे, देयर इज द लीड्स यूनिवर्सिटी है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, काफी सारे अदर यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, जहाँ पर आप LLM कर सकते हो इन डिफरेंट क्राइटेरिया। तो अब्रॉड में तो एनी विच बहुत सारे हैं, डिप्लोमास है काफी सारे। इंडिया में भी अगर आप देखोगे नेशनल लॉ स्कूल में भी आप उनके पास काफी सारे मॉड्यूल्स है जहां पर आप लॉ करने के बाद भी आप स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा कर सकते हो, मास्टर इन बिजनेस लॉज कर सकते हो। तो इंडिया में भी काफी एवेन्यूज है जो एक पर्सन आपको क्वालिफाई करके आपको काफी हायर क्वालिफिकेशन देगा खाली लॉ में भी, आफ्टर LLB ऑल्सो। सो आई थिंक ये बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल है एक पर्सन को, अगर जो 12th क्लियर करने के बाद, एंड एनी विच वेज, जैसे अमित भाई ने बोला कि लॉ इज अ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन, काफी सारे केसेस, काफी सारे देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग लॉ, काफी सारे लोग तो प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं लॉ। आई हैड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड के फादर थे, उन्होंने 50 इयर्स में भी लॉ किया कि मुझे लॉ करना है, मुझे सीखना है। सो एट दिस एज फॉर लर्निंग के लिए तो एज कोई लिमिट है नहीं। सो वैसा इतना देयर इज इतना स्कोप है ये प्रोफेशन में। और देयर काफी है जो सीए है उसने भी लॉ किया है, काफी सारे कंपनी सेक्रेटरीज है उन्होंने भी LLB किया है। तो काफी सारे ये कॉम्बिनेशंस में, जैसे अमित भाई ने तो इंजीनियरिंग करके भी लॉ किया है। तो काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर ये काफी फिट बैठता है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल टू ऑल द व्यूअर्स, दैट बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। एवरीबॉडी शुड ट्राई टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट आप LLB कर दो एंड द रेस्ट यू कैन डू योर बिजनेस। आई हैंड ओवर टू अमित भाई। थैंक यू तुषार। एक्चुअली बहुत तुषार कंपटीशन बढ़ा रहा है मार्केट में, सबको लॉ करने को बोल के, लेकिन मुझे लगता है कि लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल प्रोफेशंस। और अगर आपका जो भी बेसिक एजुकेशन है, अगर आप उसके साथ लॉ करते हो तो आपको रियली एक अपर एज मिलता है। आज के ग्लोबलाइजेशन एरा में ये आपको बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। सर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच नॉलेज को बढ़ाना, आपके अनुभवों को सबके पास पहुंचाना। अगर आपको लगता है कि आप किसी कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह के नॉलेज मार्गदर्शन की जरूरत है, तो हमें लिखिए knowledge@infomedia@gmail.com पर। आपके सवाल हम अमित भाई तक पहुंचाएंगे, वो आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद नॉलेज आई की इस मुहिम से जुड़ने के लिए, जिसका नाम है नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।